व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इतना ज़्यादा हाई पॉलिटिक्स को हम डील करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर कि जो आवाम के डायरेक्ट इश्यूज़ हैं जिससे वो रोज़ डील कर रहे होते हैं अपने घरों के अंदर, वो कई दफ़ा इग्नोर हो जाते हैं। इसी तरह के एक से दो इश्यूज़ हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं उठाना चाहूँगा। प्रोग्राम के अगले हिस्सों में आपका मेरा साथ रहेगा। आपसे शेयर करूँगा कि बच्चे जो हैं आजकल किस तरह की नफसियाती और ज़हनी जमूद का शिकार हैं और इवन ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं घरों में बैठ के, नौजवान कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल जिन चीज़ों का है वो आप डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद आपसे शेयर करूंगा ताकि आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज़रूर मैं इस पर बात करूंगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखा जाएगा और इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है इन चीज़ों को देखने के लिए पेरेंट्स फिर क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है उनका ज़बरदस्त एक बयानिया है जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि जिस माफिया को चाहते हैं उनकी मर्ज़ी होती है उठा के जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ख्वाह वो शायद खाकान अब्बासी हों, राना सनाउल्लाह हों या कोई और हो, शहबाज शरीफ हों, करप्शन के बड़े बड़े मुबैना लोग हों, तो तहरीक इंसाफ एक मिनट नहीं लगाती है। लेकिन जहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं करना होता और अवाम ने हर सूरत पिसना होता है और मरना होता है उनके कुछ ना करने की वजह से, तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की वजह से, वहाँ वो कुछ नहीं करती। हमने आपको बताया शुगर है, गंदम है, पेट्रोल है, अद्वियात हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर ही बात अभी नहीं करते कि हमारे वज़ीर हवाबाजी इतने दानिशमंद हैं कि अच्छी बात थी अगर उनको चल गया पता कि पाकिस्तान के कई पायलट्स जो हैं वो जाली लाइसेंस पे है। लेकिन जो उन्होंने पूरी दुनिया में ऐलान किया उसके बाद पाकिस्तान की बदनामी तो हुई, लेकिन PIA को जो यूरोपियन यूनियन में पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने आज बयान दिया यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने कि वज़ीर हवाबाजी के बयान के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री के अंदर ऑपरेट करने की इजाज़त ना दी जाए। तो इन लाइसेंसेस को मुअत्तल, मनसूख, खात्मा खामोशी से भी किया जा सकता था। लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत ने पॉइंट स्कोरिंग तो करनी है कि ये पायलट्स नून लीग के और पीपल्स पार्टी के दौरान भर्ती हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। इससे चाहे मुल्क की एक इंटरनेशनल एयरलाइन और इमेज को नुकसान पहुँचे ना पहुँचे, शायद उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। इमरान खान साहब जिस वक्त अपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि ये जो हुकूमत है ये इनको डराती है इल्ज़ामात लगा के कि चंदे का माफिया, शौकत खानम का माफिया, जो प्लॉट इंग्लैंड में बेचा बेनामी का उसका माफिया, फंडिंग का माफिया। तो वो कहते थे भाई ये हुकूमत है कि क्या है, आपके पास सब कुछ है, आप इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, गिरफ्तार करें मुझे। आज यही सवाल प्राइम मिनिस्टर से मैं पूछता हूँ और लोग पूछते हैं कि आप हुकूमत हैं कि क्या है, आपका क्या काम बनता है जर्नलिस्ट की तरह ये बताना कि ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट तो हम भी इन्वेस्टिगेट करके आपको दे सकते हैं शुगर में कितना घपला हुआ है और ये हमारे शोर बचाने की वजह से हुई है। ये रिपोर्ट तो कोई और जर्नलिस्ट भी आपको दे सकता है कि आटा जो है 750 से 1100 किस तरह चला गया। ये रिपोर्ट तो कोई और भी, बात तो ये है कि आपने क्या इंप्लीमेंट किया। लेकिन पहले आपको मैं पुराने इमरान खान सुनवाता हूँ जो यही कहा करते थे अपने उसी कॉल ऑफ फेल के बिल्कुल बरक्स जो आजकल कर रहे हैं। सुनवाएं जी क्या कहा करते थे माफियाज को लेके और इल्जामात को लेके। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बनी गाला का जो लाइफस्टाइल है, जो मेरा महल है, जो वहाँ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बताना चाहिए कि किधर से ये पैसा आ रहा है। मेरा प्राइम मिनिस्टर से सवाल ये है कि क्या ये मेरा काम है करना? FBR उनके नीचे है, नैब उनके नीचे है, गवर्नमेंट के एजेंसी उनके नीचे है, यानी वो उनके पास सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है मुजरिमों को पकड़ने की। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर का काम मेरे ऊपर इल्जाम लगाना नहीं है, उनको मुझे पकड़ना है, मुझे सजाएं दें। वो आज मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूं कि उनका काम माफियाज पर इल्जाम लगाना नहीं है, जो वो करते आ रहे हैं उनका काम है उनको पकड़ना। और उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास FIA, पुलिस, नैब, ये सब कुछ, FBR, ये सब कुछ उनके पास है। वो जिस पे चाहे रेफरेंस बना के भेज सकते हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम मौजूद है मलिका बुखारी साहबा, राना सनाउल्लाह साहब और शमीला फारूकी साहबा। मलिका बुखारी साहबा, आपसे स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं सवाल पे आऊँ, एक तो मैं आपको अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा। 2 दिन पहले प्रोग्राम में मेरे आपके हवाले से गुफ्तगू हुई और ऑब्वियसली आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोग्राम में हुई तो बहुत माजरत है, आपकी दिलजारी हुई। मैंने ट्वीट पढ़ा। मैं पिछले 15 साल जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं कभी किसी की ज़ातियात पे नहीं जाता और आपका तो खैर कोई ज़ाती इशू भी नहीं था, लेकिन वो बात उस तरह चली गई। तो ये मेरी माजरत, आप इस पर एक्सेप्ट करें। और दूसरा ये कि अभी मैंने आपको ये वीडियो सुनवाई, जब वो अपोजिशन में थे तो वो यही बात किया करते थे जो हम आज, या अपोजिशन आज प्राइम मिनिस्टर से कह रही है कि आप हुकूमत है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। रिपोर्ट्स निकालने का कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट्स तो कोई भी दे सकता है, इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही आपकी गवर्नमेंट के एंड पे। मलिका साहब, उन्होंने लाइन नहीं लिंक की,
धन्यवाद जी। थैंक यू कामरान। पहले तो कामरान थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और आपने जिस तरीके से आज इस इशू को कंडेम्ड किया जो आपके प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हुई थी, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात कामरान ये है कि छोटा सा पॉइंट इस पे कह दूँ कि जब भी ख़वातीन की तज़हीक या तज़लील होती है सियासत में या किसी भी शोबे में, हर एंकर को आपकी तरह, हर जर्नलिस्ट को, हर एनालिस्ट को उसको कंडेम्ड करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिकॉज ख़वातीन का पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत अरसे से उनकी किरदार कशी भी हो रही है और उनका इस्तेहसाल भी हो रहा है। और जब भी कोई खातून पाकिस्तान के अंदर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर अपने घर से बाहर निकलती है तो वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है और इसी रवैये की वजह से बहुत सारी मिडिल क्लास पढ़ी लिखी ख़वातीन सियासत के अंदर और दीगर शोबों के अंदर नहीं आती। तो मैं जब भी किसी खातून की तजलील होती है उसकी मजम्मत करती हूँ और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनकी भी मजम्मत करती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आइंदा कोई भी एनालिस्ट इस किस्म का रवैया किसी भी खातून ख्वाह वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो उनके खिलाफ इख्तियार नहीं करेंगे। दूसरी बात आपने वज़ीर आज़म साहब की उनके पास सारे इख्तियारात हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। देखें कामरान, हम तो वही कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट बनवाई उसके अंदर वही सारे इदारे शामिल हैं जिनकी आपने आइडेंटिफिकेशन की। FBI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पाकिस्तान के दीगर इदारे जिन्होंने ये ऑडिट किया, ये आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान के अंदर ये शुगर माफिया, शुगर कार्टेल्स इस एरिया को डोमिनेट क्यों कर रहे थे। ऐसा क्यों था कि हम इन शुगर माफिया और इन शुगर कार्टेल्स की दी गई प्राइसेस जो हैं उसको मनोन तस्लीम करते थे। ऐसा क्यों होता था कि ये पाकिस्तान की आवाम के पैसों की सब्सिडी लेते थे और सिर्फ 9 अरब का टैक्स देते थे। तो हमने इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद कामरान एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सामने और ये इंपॉर्टेंट है, उस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि इन लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी होने चाहिए, इन लोगों के खिलाफ नैब के केसेस भी होने चाहिए, इनके खिलाफ FBI की कार्रवाई भी होनी चाहिए और हम वो सब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 90 दिन का टाइम दिया है और अभी वो टाइम पूरा नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि जिस तरह हमने रिपोर्ट बनवाई, जिस तरह हमने रिपोर्ट को शफाफ तरीके से रिलीज़ किया, इसी तरह इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जिसने पाकिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल किया है, किसान का इस्तेहसाल किया और पाकिस्तान का जो स्टेट है उसका भी इस्तेहसाल किया। लेकिन मलिका साहब मेरा एक सवाल है ज़िमनी, इसके बाद मैं राना साहब के पास जाऊंगा। देखिए इसके अंदर जो दो बड़े अहम नाम आए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुजरिम हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर बहुत आप शहजाद साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, खासतौर पर जहांगीर तरीन साहब का नाम लेके कि उन्होंने ओवर बिलिंग की है, ओवर इन्वॉइसिंग की है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया है। तो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कोई अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ कि वो ECL में भी आप लोगों ने नाम नहीं डाला और वो मुल्क से बाहर चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्यों गए, वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो बाहर चले गए। और पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर जब भी खड़े होकर शुगर माफिया के ऊपर कंडेम करते हैं, वो जरदारी साहब का नाम तो लेते हैं, वो नवाज शरीफ साहब के शुगर मिल का नाम लेते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन वो अपने इन दोनों इत्तेहादियों यानी कि ज़ाती इत्तेहादी उनके जहांगीर तरीन साहब ना उनका कभी नाम लेते हैं, ना चौधरी की शुगर मिल्स मोहन इलाही कभी उनका नाम लेते हैं, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली उनके सर पर स्पीकर साहब के कायम है। तो इस पर तो इसलिए डाउट होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर दूसरों के लिए तो बड़ा आउट ऑफ द वे जाके कहते हैं मैं ये कर दूंगा, लेकिन बयानात की हद तक भी वो इन दोनों को हाईलाइट नहीं करते। इसके मुतालिक आपने कभी प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आप इन दोनों के नाम क्यों नहीं लेते? और जी 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 देखिए कामरान, हमारे रवैये से, हमारे इक़दाम से, हमारे एक्शन से ये आया है कि हम कभी भी किसी माफिया के बीच में तफरीक नहीं करते, ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हो। हम वो हुकूमत हैं जिन्होंने ये रिवायत रखी है कि अपनी पार्टी से एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नुमाया किरदार अदा करते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक नहीं है। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी में चीज़ें सामने आई, उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर ने, किसी मेंबरान पार्लियामेंट ने उनका दिफा नहीं किया। इदारे आज़ाद हैं, जिसके खिलाफ एहतसाब करना चाहते हैं करें। और हम ही वो पार्टी है, याद रखिए कामरान, जिसने सिर्फ 2.5 अरब की सब्सिडी देकर पाकिस्तान की आवाम को एक रिपोर्ट पेश की। ये शायद खाकान अब्बासी साहब, उनके बारे में आज बात हुई कि 20 अरब की सब्सिडी दी, एक जुम्बश कलम पाकिस्तान की आवाम की सब्सिडी शहबाज शरीफ के बेटे के कहने के ऊपर दी। आज तक पाकिस्तान की आवाम को जवाब नहीं दिया कि आपका पॉइंट आ गया जी, की सब्सिडी ऐसे कैसे दे दी। तो ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि बुज़दार साहब के ऊपर क्या, बुज़दार साहब पे क्या एक्शन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पंजाब में इजाज़त दी है चीनी को लेकर। राणा साहब,
बात ये कि इनका ये क्रेडिट तो जाता है कि इन्होंने बहुत सीरियस लिया इन रिपोर्ट्स को और इन्होंने इंक्वायरी उस पर बिठाई और अब उन्होंने देखे जहांगीर तरीन साहब को ही प्राइम मिनिस्टर ने, हालांकि आप कितने इल्ज़ाम लगाते थे कि वो इनकी ATM मशीन है या पता नहीं क्या कुछ है, सही गलत जो भी लगाते थे आप, जहांगीर तरीन साहब के पास पूरा राइट है हमारे प्रोग्राम में आकर रिस्पॉन्ड करने का, तो उन्होंने उनको भी दूर कर दिया, ज़राअत की टैक्स टास्क फोर्स का हेड से उनको हटा दिया। तो तहरीक इंसाफ ने ये डिस्टिंक्शन तो की है कि उन्होंने शुगर के माफिया को लेकर एटलीस्ट इंक्वायरी भी उठाई और उस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं उसको। राना साहब देखें कामरान, मामला ये है कि ये मुझे मैं बात समझ नहीं सका कि ये इन्होंने किस मकसद के लिए जो है वो इन्होंने इंक्वायरी बिठाई थी और इन्होंने शुगर माफिया के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या इन्होंने इक़दामात जो है वो उठाए हैं। कोई इनसे पूछे कि ये शुगर माफिया जो 2013 में नहीं था, उस वक्त भी कीमत जो है वो चीनी की जो है वो 52-53 रुपीज़ थी। ये 2014 में नहीं था, ये 2015 में नहीं था, ये 2017 में नहीं था, ये 2018 में नहीं था। यानी इन 5 सालों में वो सट्टा खेलने वाले, वो कमीशन एजेंट, वो ट्रालियों को रोकने वाले, वो रसीदें जाली बनाने वाले, जो इनकी रिपोर्ट में वो सारा कुछ जो है वो कहानी पेश की गई है, ये सारा कुछ था ना। इसके बावजूद शुगर माफिया जो है वो 1 रुपया भी जो है वो चीनी की कीमत में जो है वो इजाफा नहीं कर सका। अब इन शुगर माफिया ने इनसे फ़ैसला करवाया एक्सपोर्ट का फ़ैसला करवाने के बाद जो है वो मार्केट में जो है वो सेंस गई शॉर्टेज की, उस सेंस से जो है वो कीमतें बढ़ी। 13 महीने तक वो माफिया जो है उसने 150 से लेके 300 अरब का डाका डाला आम आदमी की जेब के ऊपर। ये अब रो रहे हैं उस सब्सिडी को, जी 2 अरब की सब्सिडी, 2.5 अरब की, 20 अरब की। ओ भाई, जो 300 अरब का डाका डाला है आम आदमी की जेब के, उसका हिसाब देना। अब वो जो डाका था वो 3 माह भी जारी रहा, उसके बाद इन्होंने कमीशन रिपोर्ट बिठा दी, वो तहकीकात करवाई। तहकीकात में थोड़ा सा जिक्र आ गया, थोड़ा सा हिंट आ गया कि ये जो यानी माफिया ने जो डाका डाला है इसमें फ़लाँ आदमी मुलव्वस है और वजह इसकी वो फ़ैसला है जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मुदाखलत पर ECC में हुआ है और उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल हुई है। अब उसको ज़ाया करने के लिए या उसको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जनाब जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए साहब ने मेरा एक सवाल है, वो सन 1985 तक चला गया, अब 85 से वो 1858 तक जाएगा। तो बात ये है कि अच्छा चीनी जो है अब भी 85 रुपये है। अब ये ताज़ा डाका डाला है इन्होंने, ये अपना जो है ये 3 दिन पहले 70 रुपये में शुगर माफिया शुगर मिल्स इनको चीनी दे रहे थे, इन्होंने कहा कि नहीं लेनी, इन्होंने फिर 78 रुपये में जो है वो लिया। लेकिन राना साहब, इमरान खान की अपनी शुगर मिल तो कोई नहीं है, 1 अरब का जो है। इमरान खान कहते हैं मेरी अपनी शुगर मिल तो जाती नहीं, उनको जाती फायदा तो कोई नहीं हो सकता ना, नेग्लिजेंस हो सकती है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उनको पैसे खुद तो नहीं बनाए उन्होंने। जी नहीं, देखे कामरान, बात यह है कि हर आदमी का अपना अपना कारोबार होता है। इमरान खान का जो कारोबार है उसमें तो किसी मिल की ज़रूरत ही नहीं है, ना उसमें कोई टैक्स, ना कोई पूछने वाला, वो तो जो है झोली उठा के मांगना ही है ना, तो बस ठीक है। उसके लिए तो किसी जो है वो फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जिस आदमी को साइकिल की ज़रूरत हो वो भी मिले, जहाज़ की ज़रूरत हो वो भी मिले, ज़रूरत क्या है कारोबार करने की, इस परेशानी में जो है वो पड़ने की। और जो कारोबार उन्होंने किया है फंड रेजिंग का, उसके ऊपर इनके 23 अकाउंट हैं जिनको इन्होंने ज़ाहिर नहीं किया, इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया। साहब शौकत खानम बनाया, अगर उन्होंने चंदा लिया है तो चंदा लिया है तो उन्होंने शौकत खानम बनाया। जी जी, तो शौकत खानम जो है उसके बोर्ड में कौन है वो भी ज़रा देख लें। बात ये है कि कोई प्रोजेक्ट बने आवाम के पैसे से, बोर्ड में हो आप और उसको चलाएं आप इस तरह से जिस तरह से वो आपकी ज़ाती मिल्कियत है। ये जो है ना माफिया चंदा इकट्ठा करने वाला, फंड्स रेजिंग करने वाला, इसका भी कभी फोरेंसिक ऑडिट कराएं, आपको पता चलेगा। राना साहब लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो ये बात ये है कि वो 23 अकाउंट जो है वो 23 अकाउंट का जो है ना ये फोरेंसिक ऑडिट करवा दें। अगर उसमें वजीर आजम इमरान खान साहब क्लियर हुए तो मैं ये आपको वर्ड देता हूँ, हम भी मान लेंगे। अच्छा, राइट। राना साहब मुझे एक बात बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली ये कहा
कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप हैं, ख्वाजा आसिफ जी, आ रही हैं, है। शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ये आप 6-7 लोगों को अगर प्राइम मिनिस्टर छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब, तो ना आप इनकी हुकूमत को डिस्टर्ब करेंगे, ना आप इनकी हुकूमत में -1 की बात करेंगे, ना इनको डिस्टेबलाइज करेंगे, ना शोर बचाएंगे। आप 6-7 लोगों पे से केस खत्म हो जाए, आप पे से वो ड्रग वाला केस खत्म हो जाए, उन पे से LPG का केस खत्म हो जाए, वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कर रहा। वो कह रहा है NRO आपको नहीं दूंगा मैं, चाहे आप कुछ कर ले, मैं चला भी गया तो बाकी लोग छोड़ेंगे। नहीं, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि वो ड्रग्स वाला केस जो है उन्होंने मेरे ऊपर डाले क्यों है? वो यानी हीरोइन जो इनके पास पड़ी थी गोदाम में, उसको मेरे ऊपर डालने की इनको ज़रूरत क्यों महसूस हुई? और फिर दूसरी बात ये है कि क्या अगर आटा डकैती, चीनी डकैती, अद्वियात डकैती, पेट्रोल डकैती, यानी पेट्रोल माफिया ने गवर्नमेंट ने सस्ता किया, माफिया ने नापैद कर दिया, दुनिया रुल गई, पूरे मुल्क में किसी को पेट्रोल नहीं मिला। जिस दिन कीमत बढ़ाई अगले दिन कोई शॉर्टेज नहीं, जितना मर्जी जो है वो आप ले लें। अगर ये सारी लूट मार, अगर ये सारी माफिया डकैतियाँ हम 6-7 लोगों की वजह से हो रही हैं, मैं वॉलंटियर करता हूँ अपने आप को, इमरान खान साहब जिस दिन कहें मैं उस दिन जेल जाने को तैयार हूँ। तो ये इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के अवाम के ऊपर रहम करें। मैं बाकी 5-6 लोगों को जिनके नाम आपने बताया मैं उनको भी एग्री कर लेता हूँ, मैं उनको भी एग्री कर लेता हूँ। ये जो मुल्क में जो बहरानी कैफियत है इसको ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक है राना साहब, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है इतनी बड़ी, निशात डहा साहब, मुजफ्फर साहब ये जो मिले हैं, आपकी आपकी तो पार्टी अपनी पंजाब में संभल नहीं पा रही। वो बुज़दार साहब से आज उन्होंने मुलाकात की है, आप तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करें स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ, तो आपकी अपनी पार्टी में भी तो अदम एतमाद है, आपकी अपनी पार्टी भी तो यूनाइटेड नहीं है पंजाब में। राना साहब कामरान, मैं आज गया था पंजाब असम्बली और मैंने ये ख़बर पढ़ के या जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, मैंने उनको मुबारकबाद दी है और मैंने उनके इस अमल को बिल्कुल मैंने उनकी तहसीन की है कि अगर 1 साल बाद भी यही लोग हैं, यानी ये लोग 1 साल पहले जब मिले थे उस वक्त भी यही थे और अब साल बाद इसमें को 2 या 1 या 2 की कमी हुई है, तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद, तो फिर मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी पार्टी जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ हमज़ा शहबाज शरीफ वो बिल्कुल सही काम कर रही है, उनकी पूरी ग्रिप है और वो पूरी तरह से जो है वो। राना साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्विकली 1 मिनट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ उनके दूसरी तरफ से भी, अगर आपकी इजाज़त हो, ताकि ज़रा वो भी सुन लिया जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। निशात डहा साहब बहुत बहुत वेलकम। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपको पार्टी की लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं है जो आप बार बार बुज़दार साहब से मिलते हैं, या इसकी वजूहात कुछ और हैं? पहली बात तो ये है कि बुज़दार साहब किसी को नहीं बुलाते, हम लोग खुद मिलने जाते हैं। दूसरी बात ये है कि रोज आप टीवी पे देखते हैं जब औरतों का जुलूस होता है, ये पानी खड़ा है गलियों में, मस्जिद में लोग नहीं जा सकते, किसी की सोलिंग टूटी हुई है, तो ये गालियां ना नवाज शरीफ को देते हैं ना इमरान खान को, ये डायरेक्ट MP को कहते हैं। मेरे घर 50 औरतें 4-5 दिन पहले आई, वाकई उनके घर गया, गली पूरी बंद थी पानी से। हम ये अगर मुतालबा लेके चले जाते हैं तो इसमें क्या हर्ज है, मुझे नहीं समझ आई। निशात साहब मुझे आपसे जानना ये है कि लेकिन आपको अपनी लीडरशिप को तो बता के जाना चाहिए ना, इससे तो लगता है कि आप लीडरशिप के पीछे पीछे से जा रहे हैं और पार्टी की यूनिटी खराब हो रही है। कौन सा लीडर से पूछे अपना, मुझे बताए। शहबाज शरीफ साहब है, हमज़ा शहबाज कोरोना में है जी, और किससे तारक से पूछूं, किससे पूछूं? तो आप पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह बंदे से पूछ रहे, मैं उससे पूछ लेता हूं जी मैंने क्या करना है। मुस्लिम लीग के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये तो इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं राणा साहब, बादशाह आदमी। राणा साहब निशात साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप नजर ही नहीं आ रही, पूछें किससे? निशात डहा साहब जब भी मुझको मिलना चाहेंगे, इनको पता है, और जब ये मुझसे मिलते रहे हैं वो बंदा जो है वो मेरे साथ इस्लामाबाद में ही होता है। ये जब मुझसे मिलना चाहेंगे ये मुझसे मिल सकते हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से भी मिल सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने बात की है, देखें मामला ये है कि कानून और आइन में जिस पार्लिमानी पार्टी की जो पाबंदी है किसी भी मेंबर के ऊपर, वो है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस या मनी बिल के ऊपर पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के अलावा वोट ना देने की।
बाकी जो है अब ये मिलना मिलाना जो है अब आप देखें, मामला ये है कि ये अब जो है मौजूदा हुकूमत में या ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ये पॉलिसी है, वरना पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन के लोग जो है वो गवर्नमेंट के लोगों से जो है वो मिलते रहते हैं। ठीक है। और बल्कि लीडर ऑफ द हाउस जो वज़ीर आज़म होता है उसकी अपोजिशन लीडर से बाकायदा शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती है। बिल्कुल ठीक है। ये निशात साहब, पाकिस्तान में नया तजुर्बा किया जा रहा है कि एक दूसरे को जो है वो आपने ना मिलना है ना देखना है ना, बल्कि जो है वो गवर्नमेंट ने हर वक्त अपोजिशन के खिलाफ ही जो है वो। बिल्कुल ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आगे जाऊंगा। निशात साहब, इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ अपने अपने हल्के के कामों के लिए मिल रहे हैं, बाकी आपको हमजा शहबाज शरीफ साहब पे, राणा साहब, इनकी क़यादत पे तो एतमाद है ना अगले इलेक्शन तक? मैं आपको कमर में छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। ये बजट इजलास था ना, इसमें मैं था, इनके बंदे कहाँ थे? मैं हाजिर हूँ, मैं बैठा रहा हूँ, इनको वोट देने के लिए मैं गया था, तो मिले नहीं। मेरी हाजिरी आप चेक कर सकते हैं। इनके जो फ्रंट मैन है वो तो कोई भी नहीं आया था। ये अगर शो ऑफ हैंड करते, मैं इनकी तरफ से ना करता, ये मुझ पर इतराज करते। देखो मैं गया हूँ असेंबली में। सर बात ये है कि इस वक्त पार्टी में बुरा टाइम है, तो पार्टी आपकी तरफ ऑब्वियसली देखेगी। हमजा शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर रहे हैं, अभी राणा साहब ने बताया, तो आप उनसे मुशावरत कर सकते हैं। नहीं कामरान साहब, मेरा ख्याल है कि इस बात के बाद अब आपका क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, मैं तो आगे जा रहा हूं। इस बात के बाद निशात ढाल साहब से आपका क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा ठीक है, नहीं मैं तो वैसे ही आगे जा रहा हूं। एक बात और करना चाहता हूँ, इनको अगर हमारे से कोई शिकायत है, ये समझते हमने गलत किया, इनमें से किसी ने हमारे साथ राब्ता किया है? राइट, चले राब्ता कर लेंगे प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। शबीला फारूकी साहिबा, आपके पास ना अददी अक्सरियत है, ना आप लोगों की पार्टी में यूनिटी है, अपोजिशन खुद जो है बकौल गवर्नमेंट के डिसक्रेडिट है, लीडरशिप का बहरान है। आपकी अपनी लीडरशिप जो है वो जानती, जरदारी साहब बहुत अलील हैं उनके मुतालिक। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि हुकूमत प्लानिंग कर रही है कोरोना के जरिए उनको मरवाने की। शहबाज शरीफ साहब केसेस के अंदर है, नवाज शरीफ साहब बाहर है, मरियम नवाज साहिबा बोलती नहीं है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान इज़ द ओनली ऑप्शन। तो इनको आप सियासत करने दें, हुकूमत करने दें, उसके बाद इनसे हिसाब कर लेंगे 5 साल बाद। अभी इनको आप साथ दें नेशनल इश्यूज़ पे, लाइक कोरोना एटसेट्रा। जी शर्मिला साहिबा। शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, ये तो बड़ी ही घमंडी बात है, और ये बड़े बड़े लोग इनसे पहले आए जो ये कहते थे कि जी हम मेरे अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आपको याद होगा जनरल ज़ियाउल भी कहते थे, जनरल मुशर्रफ भी कहते थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और माजी में अगर मैं याद दिलाऊं तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इतना घमंड, इतना गुरूर ये इंसान की पस्ती की तरफ जो है उसे ले जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब को हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप इनकी नेशनल इकनॉमिक सर्वे उठा के देख लें, इनकी स्टेट बैंक का जो है रिपोर्ट वो उठा के देख लें, या आप इनकी पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट दिखा के देख लें, या भी हालिया में जो इनकी जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि 270 अरब रुपए की करप्शन है 40 महकमों में वफाकी, ये इनके लिए काफ़ी है। ये फिगर्स ना मैं लाई हूँ घर से, ना राना साहब लाए घर से, ये इनको इनका चेहरा दिखाने के लिए काफ़ी। उसके बावजूद जो है इनको कहीं से भी रत्ती भर शर्म नहीं आती है। ये खड़े होके फिर भी कहते हैं कि हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी बड़ी बातें की गई कि जी तेल नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप रोज़ इश्तिहार देखें कि वो जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रो रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदारा आप कुछ इंपोर्ट पे हमारा हाल करें, कुछ पूछें हमें, ये दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, हम दवाइयाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा था सिर्फ 2 साल पहले, आज माइनस में जा रहे हैं। टिड्डी दल के हवाले से आप देख लीजिए, 1 साल पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको याद दिलाया था फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कि ये एक वबा आने वाली है, ये लेकिन शबीला साहिबा ये बात भी तय है कि आप एक सूबाई पार्टी बन गए, पीएमएलएन जो अपने मसलों में फंसी हुई है। जी, तो यही ऑप्शन है ना, अभी इनको गुजारने दें 5 साल। कामरान साहब आप इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी छोड़ दें, आप पीएमएलएन को भी छोड़ दें, हर किसी को छोड़ दें। हम सब पुराने पाकिस्तान के गंदे लोग हैं ना, ये तो नए पाकिस्तान के अच्छे लोग हैं। 2 साल में मुझे ये बता दें कि अवाम को क्या रिलीफ मिली है, कहाँ कहाँ करप्शन का खात्मा हुआ है। इनकी अपनी पेशावर की बीआरटी जो ये खुद बनाने जा रहे थे, इनकी खुद की इंक्वायरी रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए का वहां पर करप्शन है, और ये खुद गए स्टे ऑर्डर लेकर आए कि उसकी इंक्वायरी रुक जाए सुप्रीम कोर्ट से। हम नहीं गए। फॉरेन फंडिंग केस अभी जो राणा साहब ने जिसके ऊपर तवज्जो दिलाई है, क्या उसको जवाब दे रहे हैं
कितने साल गुजर के जवाब दे रहे हैं। इनके अपने लोग मांग रहे हैं, इनके अपने लोग आपस में एक दूसरे के इनसे जवाब लेते हैं जी, इनसे जवाब लेते हैं। शबीला साहिबा, मैं दोबारा एक ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा है, जवाब लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपने भी उठाए, राना साहब ने उठाए, और ऑब्वियसली मलिका बुखारी साहिबा ही इनका जवाब दे सकती हैं। एक ब्रेक लूंगा। वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। मलिका बुखारी साहिबा, ये करप्शन की इल्ज़ामात तो अपोजिशन भी आपसे बढ़कर आप पे लगा सकती है, आप इन पे लगाते रहते हैं। राना साहब ने बात बड़ी गजब की उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का सारा फोकस अगर इस बात पे है कि 6 लोगों को जेल में डाल दिया जाए तो हम जेल में जाने को तैयार हैं, गवर्नेंस तो दे दें, परफॉर्मेंस तो दे दें। मलिका साहिबा जी कामरान, देखिए पहले तो मैं राना साहब का 2 बातों का जवाब देना चाहूँगी। पहले तो इन्होंने कहा कि इनके दौरे हुकूमत में भी ये सब माफियाज थे। हम तो एतराफ़ करते हैं और यही कहते हैं कि आप इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद होते थे, आप इस निज़ाम का हिस्सा थे। आप ही की पार्टी के सरबराह की शुगर मिल्स थी और सुप्रीम कोर्ट आला अदालत के मना करने के बावजूद आपकी पार्टी के आपने खत्म करना था जो खत्म नहीं किया, शुगर मिल रिलोकेट अभी तक 2 साल हो गए जी, मैं ये कह रहा हूँ। तो आपने इस निज़ाम को तब्दील नहीं किया, लेकिन हमने इसकी शुरुआत की है और इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। दूसरी, राना साहब आप बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आपने बड़ी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की वज़ीर आज़म के बारे में, और आपने कहा कि चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदे की बिजनेस है। अनफॉर्चुनेटली राना साहब आप सीनियर हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने कशकोल लेके पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे चढ़ाए उसके 5,000 अरब तो हमने इस दफ़ा वापस किए, 10 अरब के फॉरेन लोन हमने वापस किए, 21 दफ़ा हमारे अदवार से पहले आप लोग IMF में गए और पाकिस्तान को मकरूज किया, लेकिन कुछ मुस्बत नहीं किया पाकिस्तान की आवाम के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की आवाम के लिए फंड रेजिंग की, लेकिन पाकिस्तान को शौकत खानम 2 दफ़ा दिया, 2 डिफरेंट अस्पतालों को। ठीक है, मुझे क्विकली आगे चलना है इस सेगमेंट में। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा क्विकली। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। देखिए राणा साहब इनको ये क्रेडिट, राणा साहब इनको ये क्रेडिट दें, इससे सीनियर पॉलिटिशियंस को इज्तनाब करना चाहिए। राणा साहब तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू एक तो ना करें, प्राइम मिनिस्टर के मुताल्लिक ये मुतालबा किया गया। दूसरा, पाया तकमील तक ये पहुंचाएंगे, इनको 5 साल दें आप प्लीज। उजड़ा हुआ चमन मिला था इनको आपकी तरफ से। देखें बुखारी साहबा ने जो बात की है, देखें मामला ये है कि मैंने ये कहा कि ये माफिया जो अब आप कह रहे हैं कि ये माफियाज ने चीनी की कीमतें बढ़ा दी हैं और हमने जो है वो इनको काबू करने के लिए कमीशन बनाया है, ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई, ये माफियाज पहले थे, लेकिन चीनी की कीमत तो 52-53 से ऊपर नहीं आई, पिछले 5 साल नहीं आई। अब आपने इन माफियाज को किस तरह से आप इनको ख़त्म करने जा रहे हैं कि उन्होंने लूट लिया इस मुल्क को, 300 अरब रुपए का आम आदमी की जेब में डाका डाला है। इस ख़त्म करने से तो आपकी मेहरबानी है कि आप इस माफियाज को फिर जो है वो जिस हालत में भी वो थे, मामला ये है कि ये आपने शुगर इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है सिर्फ एक मकसद के लिए कि बीच में कहीं से जो है वो सुलेमान शहबाज का नाम आ जाएगा और हम पॉइंट स्कोर करेंगे। जिस तरह से आपने सिर्फ ये पॉइंट स्कोर करने के लिए कि इन पायलट्स के भर्ती करने में कहीं पीपल्स पार्टी का नाम आ जाए, कहीं PMLN का नाम आ जाए, आपने सिविल एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, आपने PIA को दफन कर दिया है। पूरी दुनिया में जो है वो मुल्क की जो है वो रुसवाई हुई है और पूरी दुनिया जो है वो हमारे पायलट्स को जो है वो ग्राउंड कर रही है और PIA के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लग रही हैं। बाकी मामला ये है कि चंदा इकट्ठा करके हॉस्पिटल बनाना, लोगों को खाना खिलाना, ये मामला जो है इसमें कतई कोई तस्दीक वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि जो 23 अकाउंट जो आपके एक पार्टी के बुनियादी रुकन ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी हुई है, स्टेट बैंक ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये 23 अकाउंट आपके थे और इनके ज़रिए से आपने फंड रेजिंग की है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उनका फर्जी ऑडिट करवा दें, क्योंकि मैंने तो ये भी कहा है कि अगर आप उससे क्लियर हुए तो हम आपको बिल्कुल जैसे आप अपने आप को कहते हैं हम आपको मान लेंगे। लेकिन मामला ये है कि अगर आप 6-7 लोगों की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये सारे माफिया को आपने पॉइंट आ गया आपका, सारे माफिया पॉइंट आ गया हो रही हैं, तो भाई आप हमें बता दें सर, पॉइंट आ गया, आप बता दें अगर हमारे जेल जाने से ये सारा। जब प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इस वजह से नहीं कहते हैं मगरूर है, वो इस वजह से कहते हैं कि ही इज डेड ऑनेस्ट। टीम की बात नहीं हो रही, वो डेड ऑनेस्ट है और वो किसी डिसऑनेस्टी करप्शन को पनपने नहीं देंगे अपनी नाक के नीचे। ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान में कोई नहीं है इस वक्त बकौल उनके, ऑनेस्ट लीडरशिप। शबीला साहिबा
मैं इस बात का जवाब कामरान साहब इस तरीके से दूंगी कि एक चीज़ होती है कि आपकी नीयत साफ होती है लेकिन आप अहल नहीं होते। ठीक है। यहाँ पर बार बार एक होता है ना रिकरिंग, एक चीज़ बार बार हो रही होती है। एक दफ़ा आप माफ़ी दे देते हैं, दूसरी दफ़ा देते हैं, तीसरी दफ़ा देते हैं, फिर नहीं देते और फिर कौम को और सबको अकल आ जाती है। आप बातें तो बड़ी करते हैं और बातें तो आप कंटेनर पे भी चढ़ के बहुत आपने बातें की, लेकिन जब आपके हाथ में इख्तियार आया और आज 18वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का इज ऑल पावरफुल और ये पार्लियामान जो इज ऑल पावरफुल, मतलब जो ये इमरान खान साहब जिसके खिलाफ बात करते हैं कि जी 18वीं तरमीम में कुछ नहीं दिया, ये भूल गए कि इसी 18वीं तरमीम के तहत तमाम अख्तियारात आज वजीर आजम के पास हैं। अब वो बात करते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर रो रहे हैं कि मैं सिर्फ इस्लामाबाद तक मेरी हुकूमत है, बाकी सब तो वज़ीर आला ले गए। आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद ही संभाल ले। कामरान साहब इस्लामाबाद ही संभाल के दिखा दें। हम तो ये कह रहे हैं कि चले बाकी सूबे छोड़ दें, इस्लामाबाद तो संभाल लें। इस्लामाबाद का जो हाल है, इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, जो वहां पर पिम्स का हाल है, जो वहां पर एक अस्पताल वो नहीं संभाल सक रहे। ठीक है, मतलब आप मुझे बताइए, एक सेकेंड, अभी आपने बात करी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर मीन्स वेल। मुझे आप ये बताइए, चीनी चोर आटा चोर तो बराबर में बैठे रहे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जहाज लेके तो बहुत सारी जगहों पे फिरते थे। अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको। आप सब्र करें थोड़ा सा शबीला साहिबा, थोड़ा टाइम दें। मलिका साहिबा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं कामरान साहब, जी शबीला साहिबा, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल। एनसीसी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी है एक्सपोर्ट की। बिल्कुल ठीक है। मैंने एक और बड़ा अहम इशू डिस्कस कर रहे हैं। मलिका साहिबा क्विकली, तो छोटे मैं ये कह रहा हूँ करप्शन से निकल के लोग मजीद बेफूल नहीं होंगे, गवर्नेंस पे आए। जी है और हर एरिया में रिफॉर्म है और मंशूर के मुताबिक रिफॉर्म है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कानून और इंसाफ का या रूल ऑफ लॉ का इदारा हो। हम तो रिफॉर्म्स कर रहे हैं अपने मंशूर के मुताबिक। हम तो हिसाब देंगे, हम जवाबदेह भी हैं और हम ये मानते भी हैं। लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 10 साल और 12 साल 2 डिफरेंट सूबों में हुकूमत की, वो कहते हैं कि हमारे पिछले रिकॉर्ड का नाम भी न लीजिए। आप माजी को भूल जाएं, परफॉर्मेंस आपकी वैलिड होगी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, एक बहुत अहम इशू है, लोगों के सामने रखना है। ऑनलाइन गेम का जिसकी वजह से नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, ये वालिदैन को देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द मोस्ट नेग्लिजेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। उनके बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। एक ब्रेक के बाद इशू को ज़रूर उठाऊंगा मैं। जब से कोरोना का मामला हुआ है, लोग घरों में जो है वो मुक़य्यद हो गए ऑब्वियसली, और उसके बाद टीवी देखने का और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने का रुझान है। हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान में पंजाब में लाहौर के अंदर एक ऐसी ऑनलाइन गेम है जिसने नौजवानों को खुदकुशी करने मजबूर कर दिया और बिलाखिर पुलिस को उस पर एक्शन लेना पड़ा और उनको लिखना पड़ा बेसिकली PTA को और साइबर क्राइम ब्रांच को उसको बंद किया जाए। इस पर लोगों खुदकुशियों का रुझान बढ़ा है। मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे अभी DIG ऑपरेशन इशफाक खान साहब और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूही खालिद साहिबा। डॉक्टर साहब, पहले आपसे बात कर लेता हूँ। खुदकुशी एक गेम खेल के भी खुदकुशी हो सकती है? ये खुदकुशी की ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि बंदा गेम खेलते खेलते खुदकुशी की तरफ चला जाए? ये तो डिपेंड करता है ना कि वो किस किस्म की गेम खेल रहा है। अब अगर एक 10 साल का बच्चा एज अप्रोप्रिएट गेम, अग्रेसिव गेम नहीं खेल रहा जी और वो एक 15 साल के बच्चे की गेम खेल रहा है, तो शायद वो उसको हैंडल ना कर सके और उसके अंदर जो बहुत सी सजेशंस हैं उनको वो लेके खुदकुशी की तरफ माइल हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ गेम्स की वजह से खुदकुशी वो कर सकता है, उसमें और वजूहात भी हो सकते हैं। मसलन पेरेंटल रिजेक्शन हो सकती है और द वेरी फैक्ट कि वो ऐसी गेम्स खेल रहा है और जो उसके वालिदैन हैं उनको उसके बारे में इल्म भी नहीं है और वो मॉनिटरिंग ही नहीं कर रही, उसके बच्चों की निगहदाश्त ही नहीं कर रही, तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग भी एक फैक्टर हो सकता है। फिर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी एक वजह हो सकती है। एट द सेम टाइम बुलिंग, हमारे स्कूलों में बुलिंग बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वो बच्चा बुलिंग का भी विक्टिम हो। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जब से कोरोना आया, बच्चे भी घरों में एक्टिविटी खत्म हो गई है, स्कूल्स में भी नहीं जा रहे, तो घर में बैठने से भी कोई बड़ा नेगेटिव टेंडेंसी खासतौर बच्चों में ग्रो करता है विच कैन लीड टुवर्ड्स सुसाइड? हाँ, सुसाइड तो नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका इर्द गिर्द का माहौल कैसा है।
अगर उनका इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बड़ा अग्रेसिव है और वो मतलब आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है मसलन एक घर तो के उस तरफ अंदर। जा सकता है बच्चा। अच्छा, तो या अग्रेशन है, एरियल फायरिंग वो आम हो रही है और तो इर्द गिर्द के माहौल ये पेरेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है होता घर में वायलेंट एटीट्यूड को जो है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डीआईजी इशफाक खान साहब सब मौजूद हैं, उनका लेटर मेरे सामने है, जिन्होंने रिपोर्ट किया, सुसाइड्स भी हुई और इस वाक़े के ऊपर, और उसको लेकर जो है वो उन्होंने फिर साइबर क्राइम ब्रांच को, पंजाब पुलिस ने जो कहा कि इस गेम को बंद किया जाए। और ये मैं इशू इसलिए उठा रहा हूँ, गेम का नाम है पबजी, ताकि पेरेंट्स जो हैं बेसिकली वो अपने बच्चों के मुतालिक निगलेक्टेड ना हो। वो उनको देखना चाहिए कि वो उनके जो आईपैड्स हैं, जो उनके जो लैपटॉप्स हैं, उन पर वो गेम्स कौन से खेल रहे हैं। इशफाक साहब हैं हमारे साथ, अगर उनसे बात करा दें। राइट, आई थिंक मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। व्यूअर्स, बड़ा अहम तरीन इशू है जिसको हमने आपके सामने उठा के रखा। कोरोना ने पूरे सोसाइटी को जो है डिप्रेशन का शिकार किया है। इस मौके पे और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम चीज़ों को मोर विजिलेंटली देखें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।